हद से ज्यादा पॉजेसिव गर्लफ्रेंड होने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? सिर्फ इसलिए कि मैं गेम खेल रहा था और उसका फोन नहीं उठा पा रहा था, उसे शक हो गया कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ सो रहा हूं। यहां तक कि अगर मेरी कोई क्लासमेट मुझसे बस बात भी कर लेती तो लियू रुयान को इतनी जलन होने लगती कि मुझे उसे मनाना ही पड़ता था। आखिर में थककर मैंने न चाहते हुए भी उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 4 साल बाद आज लियू रुयान अचानक मेरे सामने आ गई और किस्मत देखिए वो मेरी बॉस बन चुकी है। अरे बाप रे! क्योंकि मैंने उससे रिश्ता तोड़ा था, लियू रुयान के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और उसने गलत समझ लिया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। कितनी अजीब बात है। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो इतना सीधा हूं कि अक्सर बूढ़ी औरतों को सड़क पार कराने में मदद करता हूं। अगर ये सब प्राइमरी स्कूल में हो रहा होता तो मैं एक आइडियल स्टूडेंट होता, पर मेरे साथ ही ये बदकिस्मती क्यों हो रही है? ऐसा अजीब और अविश्वसनीय संयोग क्यों हुआ? और फिर ठीक उसी वक्त जब कंपनी में छंटनी लेऑफ्स चल रही थी, वो आ गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। मेरे पैर कांपने लगे और मैं बस गिरते गिरते बचा। मैंने फ्रंट डेस्क को कसकर पकड़ लिया और एक गहरी निराशा मुझ पर छा गई। अगर मैं आज सही सलामत बच गया तो मैं अपनी इस कहानी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैनेजर ली, क्या ये हमारी नई जनरल मैनेजर है? ये तो बहुत डरावनी लग रही हैं। जू रुयान लगातार बोले जा रही थी, लेकिन वो खुद इतनी खूबसूरत थी कि काश मेरे पास उसकी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी होता। ये कम उम्र की लड़की जो पहले इतनी डरी हुई थी, लियू रुयान की खूबसूरती को पहली ही नजर में देखकर उसकी दीवानी हो गई थी। मैंने मायूसी से सिर हिलाया और सीरियस होकर कहा, शाओ जू, तुम अभी छोटी हो और दुनियादारी नहीं समझती। तुम्हें एक बात गांड बांध लेनी चाहिए, औरत जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही डरावनी होती है। इतना कहकर जू रुयान की उत्सुक नजरों के सामने मैं अपनी मौत को गले लगाने के इरादे से अंदर चल दिया, मानो मैं चाकुओं के पहाड़, आग के समंदर या किसी खूंखार जानवर का सामना करने जा रहा हूं। मैं जनरल मैनेजर के केबिन के दरवाजे पर हिचकिचाते हुए खड़ा था। दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं लियू रुयान के ईगो और उसके नेचर को अच्छी तरह जानता था। भला उसके जैसी स्वाभिमानी लड़की को इस तरह रिजेक्ट किया जाना कैसे बर्दाश्त होता? जब तक मैंने वे 2 शब्द सुने, तब तक लियू रुयान ने अपने दिमाग में मुझे पीटने के 108 तरीके सोच लिए होंगे। इस वक्त सिर्फ हमारे देश का कानून ही मेरी रक्षा कर रहा था। ये जानते हुए कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने दांत भींचे, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लियू रुयान से थोड़ी दूरी पर एक जगह देखकर मैं बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लियू रुयान मेन कुर्सी पर बैठ गई और चुपचाप फाइलों को देखने लगी। कमरे में किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कांटों पर बैठा हूं। हर एक सेकंड काटना एक टॉर्चर जैसा था। मौत अपने आप में इतनी डरावनी नहीं होती जितना डरावना उसका इंतजार करना होता है। अक्सर सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब किसी फांसी की सजा पाए कैदी को फंदे पर लटकाने से ठीक पहले का वक्त होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लियू रुयान इस वक्त होटल के स्टाफ की फाइलों को चेक कर रही थी। वो एक एक करके पन्ने पलट रही थी और उस बिल्कुल शांत कमरे में सिर्फ पन्नों के पलटने की सरसराहट की आवाज आ रही थी। फाइलों को देखते देखते लियू रुयान अचानक एक पेज पर आकर रुक गई। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर नीचे करके उस पेज पर लिखी डिटेल्स को बहुत ध्यान से पढ़ने लगी। ये देखकर मेरी पलकें फड़कने लगीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लियू रुयान के बगल में बैठी एचआर मैनेजर ने मुझे दबी आंखों से इशारा किया और मैं तुरंत समझ गया। लियू रुयान मेरी ही फाइल देख रही थी और ये साफ तौर पर उसका सीधा भेदभाव था। वो बाकी लोगों की फाइलों को तो बस एक नज़र देखकर आगे बढ़ा दे रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी फाइल सामने आई, उसकी आंखें वहीं टिक गईं। वो एक एक शब्द को इतनी बारीकी से देख रही थी मानो उसमें कोई छुपा हुआ राज ढूंढ रही। तभी मीटिंग रूम में दूसरे विभागों के हेड्स एक एक करके आने लगे और चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। एचआर मैनेजर ने नए मैनेजर लियू की तरफ देखा। सब लोग आ चुके थे। लियू रुयान ने सिर हिलाया, अपनी फाइल बंद की और बहुत ही ठंडे अंदाज में पूरे कमरे को देखा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूं। मैं लियू रुयान हूं और आज से मैं इस होटल की जनरल मैनेजर और जीएम हूं। अब से काम का हर हिस्सा मेरी देखरेख में होगा। लियू की आवाज हमेशा की तरह एकदम कड़क और ठंडी थी। वो कभी भी फालतू की बात नहीं करती थी। ठीक है, अब मैं कुछ ट्रांसफर्स, तबादलों की अनाउंसमेंट करती हूं। मैनेजर ली, आप अभी फ्रंट डेस्क मैनेजर हैं, राइट? अब से आप बैक ऑफिस में शिफ्ट होंगे। लियू रुयान ने मेरी तरफ इतनी बेरुखी से देखा जैसे मैं कोई बिल्कुल अनजान आदमी हूं। मैं तो सन रह गया। क्या बैक ऑफिस में पहले से कोई मैनेजर नहीं था? तभी लियू के होठों पर एक हल्की सी न दिखने वाली मुस्कान आई। अब से आप बैक ऑफिस में एक नॉर्मल स्टाफ की तरह काम करेंगे। मेरा नाम ली यी है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि होटल का फ्रंट डेस्क मैनेजर बनने के सिर्फ 1 महीने बाद ही मुझे दोबारा एक मामूली कर्मचारी बना दिया जाएगा, और वो भी सबसे बेकार डिपार्टमेंट यानी बैक ऑफिस में। मैं पूरी तरह हताश हो चुका था। मैं साफ देख सकता था कि अब मेरा फ्यूचर सिर्फ झाड़ू पोछा और सफाई करने में ही बीतेगा।
मुझे लगा कि शायद मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर मुझे पता था कि लियू रुयान के रहते मेरा प्रमोशन कभी नहीं होने वाला। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं रिजाइन इस्तीफा कर दूंगा, वरना मेरी पूरी जिंदगी इस ऑफिस के पिछले हिस्से में ही सड़ते हुए कट जाएगी। पूरी मीटिंग के दौरान लियू रुयान ने कई बदलाव किए, लेकिन वो सारे के सारे सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए थे। मन ही मन मैं उसे जमकर कोस रहा था। वहां मौजूद बाकी सबको मुझ पर बहुत तरस आ रहा था। सब लोग मुझे ऐसी हमदर्दी भरी नजरों से देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, भाई तूने इस नई बॉस का क्या बिगाड़ा है। मैं चुप रहा, पर अंदर ही अंदर उदासी से भर गया। अगर मुझे लाइफ में सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं कभी प्यार के चक्कर में न पड़ूं। प्यार सच में बहुत रिस्की है भाई, और ब्रेकअप तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मीटिंग खत्म होते ही मैं कमरे से बाहर निकलने वाला पहला बंदा था। मुझे समझ आ गया था कि ये ऑफिस अब मेरे लिए भेड़ियों का अड्डा बन चुका है। तभी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड मेरे पास आए और ढांढस बंधाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। छोटे ली, टेंशन मत ले, अब तू मेरे डिपार्टमेंट में है, मैं तुझे आराम की जिंदगी दूंगा। थैंक यू सू भाई, मैंने बहुत ही बुझी हुई आवाज में कहा। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम वैसे तो आसान था और रिटायरमेंट के करीब वाले लोगों के लिए सही था, पर मेरे करियर के लिए बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम हमारी इस नई मैनेजर को पहले से जानते हो? सुभाई ने बड़े चाव से पूछा। मैंने तुरंत मना करते हुए सिर हिला दिया। मुसीबत से दूर रहना ही भलाई थी। मुझमें लियू रुयान के साथ अपने पास्ट अफेयर के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। अगर ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई या लियू के कानों तक पहुंची तो पता चला कि वो अगले ही दिन पुलिस या कोर्ट कचहरी का चक्कर लेकर मेरे घर आ धमकी। बहुत बड़ा रायता फैल जाता। वो बड़बड़ाए, यार फिर वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों टारगेट कर रही है? मैंने बेबसी से आ भरी, क्या पता भाई, जो किस्मत में लिखा है वही हो रहा है। इतना कहकर मैं सिर झुकाए वहां से निकल गया। तभी जू रुयान ने मुझे बाहर आते देखा। वो दौड़कर मेरे पास आई, मुझे पानी की बोतल दी और पूछा, मैनेजर ली, आप ठीक तो है ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे क्या होना है, बस अभी अभी अपनी मैनेजर की पोस्ट खोई है, और क्या? जू रुयान जोर से चौंक उठी और उसकी आवाज सुनकर ऑफिस के बाकी सब लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ खिंच गया। उसने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया और बोली, तुम अभी अभी तो सुपरवाइजर बने थे और इतनी जल्दी तुम्हारी पोस्ट कम कर दी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? अच्छा कोई बात नहीं, जू रुयान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। भाई ली, इसका मतलब तुम अभी भी फ्रंट ऑफिस में ही काम करोगे ना? नहीं यार, मेरा ट्रांसफर लॉजिस्टिक्स में कर दिया है। मैंने उदास होकर कहा, अगर मैं फ्रंट ऑफिस में होता तो अच्छा काम करके आगे प्रमोशन पा सकता था, लेकिन लॉजिस्टिक्स में जाने का मतलब है कि मैं वहीं फंसकर रह गया हूं। जब तक ऊपर बैठे बड़े साहब लोग रिटायर नहीं होते तब तक आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। यह सुनकर जू रुयान सन्न रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। काफी देर चुप रहने के बाद वो बोली, भाई ली, मुझे फ्रंट डेस्क पर कुछ काम है, मैं चलती हूं। मैंने हाथ हिलाकर कहा, हाँ जाओ। वो चली गई। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर गुस्से में सीधे जनरल मैनेजर के केबिन में घुस गया। मैंने कड़क आवाज में कहा, मैनेजर लियू, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लियू रुयान ने धीरे से अपना सीरियस चेहरा ऊपर उठाया, टेबल के नीचे से एक फाइल निकाली, मेरे सामने रखी और अपने लाल होठों से हल्के से बोली, पहले इसे देख लो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मामला क्या है, तो मैंने बस फाइल उठाई और ऊपर ऊपर से देख लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नजर अंदर लिखी बातों पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए, मानो मैंने कोई भूत देख लिया हो। जीएम के ऑफिस से निकलने के बाद मैंने सोचा कि पहले लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ही हो आता हूं, लेकिन मैं ऑफिस के गेट तक पहुंचा ही था कि अंदर से जोर जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगी। अगर किसी को पता ना हो तो उसे लगेगा कि होटल के अंदर ही कोई सब्जी मंडी खुल गई है। मैंने चुपके से अंदर झांका तो देखा कि कई अधेड़ उम्र की औरतें आराम से बैठी सिगड़ी या सूरजमुखी के बीज छील रही थीं और गप्पे लड़ा रही थीं। उनमें से एक ने मुझे देख लिया और चौंककर बोली, अरे क्या ये फ्रंट डेस्क वाले मैनेजर ली हैं? आप यहां हमारे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? मैं झेपते हुए थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ नहीं, अब से मैं भी आप लोगों की टीम में शामिल हो गया हूं। इतना सुनते ही उन सब औरतों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सब बड़े गौर से मुझे देख रही थीं और उनकी आंखों में गपशप जानने की चमक थी। उन्हें देखकर मुझे सच में यकीन हो गया कि इन आंटियों को दुनिया की नंबर 1 जासूसी एजेंसी क्यों कहा जाता है। मुझे समझ आ गया कि बिना कुछ बताए यहां से पीछा नहीं छूटने वाला। तो मैंने भी एक स्टूल खींचा, बैठ गया, मुट्ठी भर बीज उठाए और उनके साथ टाइम पास करने लगा। उसमें से एक औरत ने शक भरे लहजे में पूछा, वैसे ये नए मैनेजर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? आप तो रोज इतना अच्छा काम करते हो। दूसरी बोली, हाँ मैनेजर ली, सच सच बताओ, क्या आपने ऐसा कुछ किया जिससे वो आपसे चिढ़ गईं? मैं तुरंत अलर्ट हो गया और उस बोलने वाली औरत को शक की निगाह से देखा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई साहब, आप लॉजिस्टिक्स में क्या कर रही हो? आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लग रहा था कि आज मेरा पाला मेरे से भी शातिर लोगों से पड़ा है।
होटल का फ्रंट डेस्क मैनेजर बनने के लिए मेरी बातचीत करने की कला और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टैलेंट सबसे बेस्ट था। लेकिन इन औरतों के गैंग को देखकर मुझे समझ आ गया कि ये तो पल भर में सच उगलवा लेंगी। मैंने हंसकर बात टाली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो छोटा सा मैनेजर हूं, भला बड़े मैनेजर से मेरा क्या लेना देना। मेरा ये जवाब सुनकर उन औरतों ने सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा भटका, मैंने मौके का फायदा उठाया और तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। दरवाजे पर आकर मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और सोचा, भाई आगे से इन औरतों से दूर रहने में ही भलाई है, वरना किसी दिन अगर मेरा कंट्रोल छूटा और मैं भी इनके रंग में रंग गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता और ठीक शाम के 6 बजते ही मैं तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करने का बस यही एक फायदा है कि कम से कम यहां ओवरटाइम नहीं करना पड़ता। अपने किराए के कमरे पर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी त्योरियां चढ़ गईं। जो सामान पहले सलीके से रखा था वो अब चारों तरफ बिखरा पड़ा था और साफ फर्श पर गंदे पैरों के निशान थे। साफ समझ आ रहा था कि कोई चोर घुसा था। मेरे अलावा उस कमरे की चाबी सिर्फ मकान मालकिन के पास थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उन्हें कॉल लगा दिया। हेलो आंटी, क्या आज आप मेरे कमरे में आई थीं? फोन पर मकान मालकिन की माफी मांगती हुई आवाज आई। माफ करना बेटा, आज कोई घर खरीदने आया था तो मैंने ये मकान बेच दिया। मैं तुम्हारा पिछले 2 महीने का किराया बाद में लौटा दूंगी। तुम अगले 2-3 दिनों में कमरा खाली कर दो। 2 दिन? मेरी आवाज तेज हो गई। मैं सिर्फ 2 दिनों में इस सारे सामान का इंतजाम कैसे करूंगा? क्या मुझे नया कमरा ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। मकान मालकिन ने तुरंत फोन काट दिया। मैं गुस्से से तमतमा उठा। मैंने दोबारा फोन मिलाने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि तभी मैसेज की टोन बजी। मकान मालकिन ने 2 महीने का किराया वापस भेज दिया था। मैं खिड़की के पास जाकर बाहर सूनी नजरों से देखने लगा। उस पल मेरा ऐसा मन कर रहा था कि काश मैं सिगरेट पीकर अपना गुस्सा शांत कर पाता, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता और मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। अचानक कोई यह घर क्यों खरीदना चाहेगा? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर झटका। मेरे दिमाग में लियू रुयान का ख्याल बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं उसके नेचर को जानता था। वो कभी ऐसी घटिया और छोटी हरकतें नहीं करेगी। अगर वो मुझसे बदला लेना भी चाहती तो आज की तरह सीधे और सामने से लेती। अगले दिन मैं नींद से बेहाल होकर उठा और नहाया धोया। मुंह हाथ धोने के बाद जैसे ही मैंने घड़ी देखी, मेरे हाथ पांव फूल गए। अब टाइम बदल चुका है। आजकल जरा भी देर हुई तो सीधे सैलरी कट जाएगी। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और आखिरकार टाइम पर होटल पहुंच ही गया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में पहुंचते ही मैं कमरों की सफाई, झाड़ू पोछा और सामान समेटने में लग गया। कल तक मैं फ्रंट डेस्क का सुपरवाइजर था और आज सीधे सफाई वाला बन गया। कितनी अजीब बात है। पोछा लगाते लगाते मेरा दिमाग कहीं और चला गया। अचानक मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। मैंने पोछा उठाया और सीधे जनरल मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तमीज से नॉक किया। अंदर से एक सूखी और कड़क आवाज आई, अंदर आओ। सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका उधार मार लिया हो। मैं पोछा हाथ में लिए मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। मैनेजर लियू, मैं यहां पोछा लगाने आया हूं। मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान ने चौंक कर ऊपर देखा, मुझे एक ठंडी और तीखी नजर से घूरा और फिर चुपचाप अपना सिर झुकाकर फाइलें पढ़ने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने शर्मिंदा होकर हंसते हुए उसके पूरे केबिन पर नजर दौड़ाई। सच में ये ऑफिस मेरे पुराने वाले ऑफिस से काफी बड़ा और आलीशान था। मैंने बड़े ध्यान से फर्श पर पोछा लगाना शुरू किया। एक भी कोना नहीं छोड़ा, बिल्कुल किसी वफादार सफाई कर्मी की तरह। पोछा लगाते लगाते मैं लियू रुयान की कुर्सी के पास तक पहुंच गया। वो, क्या आप अपने पैर थोड़े ऊपर करेंगी? लियू रुयान ने बिना किसी फीलिंग के मेरी तरफ देखा। उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुले। तो क्या मुझे यहां सफाई करने की जरूरत नहीं है? मैंने एक ठंडी सांस भरी। तभी मेरी नजर लियू रुयान की टेबल पर रखे कुछ सेबों पर पड़ी। मैंने बिना सोचे समझे एक सेब उठाया और उसका एक टुकड़ा चबा लिया। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे बीते जमाना हो गया है। तुम अब भी इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रह सके तो क्या दोस्त भी नहीं बन सकते? ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। लियू रुयान का चेहरा सख्त हो गया और उसने मुझे घूर कर देखा। साफ साफ बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? लियू रुयान ने एक पल सोचा, फिर मेरी तरफ समझदारी भरी नजर से देखा और ताना मारा, तो तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड मानते थे। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे थे। कितनी घटिया बात है। मैं झेंपते हुए थोड़ा मुस्कुराया। मुझे कहना चाहिए कि हमारी पार्टनर। लियू रुयान ने अपने लंबे बाल झटके और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मुंह से जो निकलता है अक्सर वही सच होता है। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं लियू रुयान को समझा ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा काफी तनाव में और गंभीर लग रहा था। वो कड़क कर बोली, क्या तुम्हारा भाषण खत्म हो गया? अगर हो गया है
तो जल्दी यहां से निकलो। मैं जा रहा हूं। उसका चेहरा काफी तनाव में और गंभीर लग रहा था। वो कड़क कर बोली, क्या तुम्हारा भाषण खत्म हो गया? अगर हो गया है तो जल्दी यहां से निकलो। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा और पीछे मुड़ते समय अपने हाथ में आधा खाया हुआ सेब उठाना नहीं भूला। ओह, वैसे सेब के लिए थैंक यू, ये बहुत मीठा है। लियू रुयान ने मेरे इस एटीट्यूड वाले चेहरे को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नाराज नहीं हुई। इसके बजाय वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि वो सेब धोया हुआ नहीं था। मैं सन्न रह गया, तुरंत सेब नीचे रखा और घबराकर बाहर भाग गया। मेरे जाने के बाद लियू रुयान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। उसने मेज पर रखा वही आधा खाया हुआ सेब उठाया और उसका एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। बेवकूफ, तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह धोया हुआ है या नहीं। अपना काम खत्म करने के बाद लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लोग दो अलग अलग रंग में दिखने लगते हैं। एक तो मेरे जैसे सुस्त और ढीले लोग, और दूसरी बड़ी उम्र की आंटियां जो बस गप्पे लड़ाती रहती हैं। दोपहर होते ही मैं टाइम पर काम से निकल गया। तभी अचानक मेरे फोन पर आंधी तूफान और तेज हवाओं का येलो अलर्ट वाला सिग्नल आया। मैं गेट तक पहुंचा ही था कि बाहर तेज हवा की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे बारिश शुरू हो चुकी थी, और बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं थी, काफी तेज थी। मैंने अभी अभी अपना छाता खोला ही था कि देखा कोई मेरे बगल में खड़ा है। लियू रुयान का उतरा हुआ चेहरा और फोन की स्क्रीन पर गुस्से से घूरती निगाहें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी किसी से गहरी दुश्मनी हो। मैंने मन ही मन सोचा, हा, मैडम छाता लाना भूल गईं, हद से ज्यादा जोश में आ गई थीं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मौसम में तुम्हें अभी तक कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है ना? तभी अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा कि लियू रुयान गुस्से से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो अपनी नाराजगी को जबरदस्ती दबा रही हो। उसे पहले कभी ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि मैं उसे कितना इरिटेट कर सकता हूं? मैं मुस्कुराया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम्हें छोड़ना पड़ेगा? लियू रुयान ने नाराज होकर मुझे घूरा और कुछ नहीं बोली। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने अपना छाता ताना और आगे बढ़ने लगा। रुको! अचानक मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैं मुस्कुराते हुए मुड़ा और देखा कि लियू रुयान नीचे देख रही है। उसने थोड़ी शर्माते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो। खराब मौसम के आगे आखिरकार बेहद स्वाभिमानी लियू रुयान ने अपने उसी पुराने बॉयफ्रेंड के सामने सिर झुका ही दिया जिससे वो नफरत करती थी। तो फिर इधर आओ, मैंने कहा। ये सुनकर लियू रुयान दौड़कर मेरे छाते के नीचे आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उस छोटे से छाते के नीचे हम दोनों लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिससे हमारे बीच का माहौल थोड़ा अजीब और रोमांटिक सा हो गया था। लियू रुयान ने इस शांति को तोड़ा। तुम्हारे पास कार है? हाँ, बिल्कुल है, मैंने बिना किसी झिझक के रौब से जवाब दिया। तुम्हारे आने से पहले मैं कम से कम यहां का मैनेजर तो था ही। लियू रुयान ने थोड़े संकोच में इधर उधर देखा, फिर झट से बात बदलते हुए बोली, अच्छा, तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है? मैंने आगे की ओर इशारा किया। लियू रुयान ने उस तरफ देखा और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। तुम तो बड़े अमीर निकले। तुमने तो BMW 9 सीरीज भी खरीद ली। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, BMW के बगल में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है वो मेरा है। ये सुनते ही लियू रुयान के होंठ फड़फड़ा कर रह गए। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। तो जिस गाड़ी की तुम इतनी धौंस जमा रहे थे वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है? मैंने ज्ञान देने वाले लहजे में कहा। तो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई गाड़ी नहीं होती? हमें बिछड़े हुए कुछ ही साल हुए हैं और तुम इतनी मतलबी और पैसों के पीछे भागने वाली हो गई हो। लियू रुयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को पीने की कोशिश करने लगी। वो सड़क पर सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मैंने लियू रुयान को उसकी सोसाइटी के मेन गेट तक सही सलामत पहुंचा दिया। लियू रुयान ने धीरे से मुझे थैंक यू कहा, स्कूटर से नीचे उतरी और मेरा छाता मुझे वापस दे दिया। अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा और जाने की तैयारी करने लगा। मैं पुराना मार्शल आर्ट वाला दांव आजमाने की सोच रहा था, यानी एक हाथ में छाता संभालना और दूसरे हाथ से स्कूटर का एक्सीलेटर खींचना। मेरी इस कशमकश को देखकर लियू रुयान एक पल के लिए झिझकी, फिर अचानक उसने मुझे आवाज दी। उत्सुकता के मारे मैं तुरंत मुड़ा। क्यों, क्या हुआ? लियू रुयान झिझकते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई धीरे धीरे मेरे पास आई। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दी। लियू रुयान तेजी से अपनी सोसाइटी के अंदर भागी, चाबियां निकाली, फ्लैट का दरवाजा खोला और सोफे पर लेटी अपनी सहेली से झट से बोली, सु रुयान, जल्दी से मुझे अपनी कार की चाबी दो। कॉफी टेबल पर पसरी सु रुयान को तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लियू रुयान ने अपनी इस परम सहेली की तरफ बेबसी से देखा, कार की चाबी उठाई और बोली, मुझे अपनी कार दे दो। हाँ, ले जाओ। सुरुयान टीवी देखने में इतनी खोई थी कि उसने लियू रुयान की बात पर ठीक से ध्यान भी नहीं दिया। तभी अचानक सड़क पर जोर जोर से कार का हॉर्न बजने लगा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपने फोन में ही घुसा रहा, बीच बीच में मुस्कुराता भी जा रहा था।
तभी लियू रुयान ने गुस्से में कार का शीशा नीचे किया, बाहर मुंह निकाला और चिल्लाई, ली ही। मैं चौंक गया और हड़बड़ी में अपना फोन छुपा लिया। मैंने चारों तरफ देखा, मेरी आंखें गोल गोल घूम रही थीं। तभी मेरी नज़र बगल वाली आलीशान कार पर पड़ी जहां लियू रुयान मुझे गुस्से में घूर रही थी। अरे बाप रे! मैं आंखें फाड़कर उसके पास गया और कार पर हाथ फेरते हुए बोला, ये तुम्हारी कार है? नहीं, ये मेरी सहेली की है। लियू रुयान ने बात साफ करते हुए कहा, बैठो अंदर, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। ये सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर चुपचाप अपना छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर कार की डिग्गी में डाला और बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर लियू रुयान इस अजीब माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बोली, तुम तो बहुत बकबक करते हो ना, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या ये दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लियू रुयान ने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझसे पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरी समझ से आमतौर पर लड़के ही ऑडी Q9 जैसी गाड़ियां खरीदते हैं। लड़कियों को तो दिखावा ज्यादा पसंद होता है और BMW मिनी जैसी कारें उनकी पहली पसंद होती हैं। तुम गलत सोच रहे हो। लियू रुयान मुस्कुराते हुए बोली, ये सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड की ही कार है। लियू रुयान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे ये सब सफाई क्यों दे रही थी। शायद ये बात बस यूं ही मुंह से निकल गई थी। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए अचानक बड़े मजे से पूछा, अरे मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मैं तो बस अपने एक दोस्त की तरफ से पूछ रहा था, क्या तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड दिखने में खूबसूरत है? ये सुनते ही कार का माहौल एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। लियू रुयान का चेहरा एकदम कड़क हो गया, उसकी निगाहें मुझ पर आकर टिक गईं और उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगा। अगले ही पल उसने कार का ब्रेक इतनी जोर से मारा कि मेरे होश उड़ गए। अगले ही पल लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ली, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड पर लाइन मारने की सोचना भी मत। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और दबी आवाज में माफी मांगने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसका गुस्सा और न भड़क जाए। तकरीबन 2.5 मिनट बाद लियू रुयान ने मुझे मेरी सोसाइटी के गेट पर छोड़ दिया। चलो, कल मिलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए लियू रुयान को बाय कहा, लेकिन उसने मुझे एक सूखी और ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ बोले अपनी कार आगे बढ़ा दी। उसी सेकंड मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे अचानक एक बात का एहसास हुआ, लियू रुयान को मेरे घर का पता पहले से कैसे मालूम था? इसी बीच लियू रुयान कार चलाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। उसे मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगले दिन मैं अभी कंपनी पहुंचा ही था कि लियू रुयान ने मुझे एक होटल का कमरा साफ करने के काम पर लगा दिया। सच कहूं तो लॉबी और दफ्तरों की सफाई करने के मुकाबले मुझे होटल के कमरे साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कभी कभी वहां बेड के नीचे या कोनों में कुछ अजीबोगरीब चीजें मिल जाती थीं। खैर, मैंने अभी अभी कमरे का कूड़ा कचरा समेटना खत्म ही किया था कि मेरा फोन जोर से बज उठा। फोन उठाते ही मकान मालकिन उधर से चिल्लाने लगी, श्याओली, तुमने अभी तक कमरे से अपना बोरिया बिस्तर क्यों नहीं निकाला? तुम खुद तो जवान लड़के हो, मुझ जैसी अधेड़ उम्र की औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं सन्न रह गया और गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अरे आंटी, क्या हमारे बीच 2 दिन की बात नहीं हुई थी? मैं आज रात को ही किसी को बुलाकर अपना सारा सामान उठवा लूंगा, लेकिन याद रखना, आज का दिन खत्म होने से पहले मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना। फोन पटकने के बाद मैं सीधा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट गया, वहां से हाफ डे की छुट्टी ली और भागकर अपने किराए के कमरे पर आ गया। अपने सामान से खचाखच भरे कमरे को देखकर मेरा सिर चकराने लगा। चूंकि मुझे अभी तक रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए इसी होटल के कमरे में शिफ्ट हो जाता हूं। वहां वैसे भी काफी कमरे खाली थे और होटल के स्टाफ को तो कमरा आधी कीमत पर मिल जाता था। फिर क्या था, मैं अपना सारा तामझाम समेटकर सीधे होटल के रिसेप्शन पर पहुंच गया। वहां रिसेप्शनिस्ट जू रुयान काउंटर पर पेट के बल सिर रखकर सो रही थी। जैसे ही उसे मेरे आने की आहट हुई, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और आंखें मली। एक कमरा चाहिए क्या? जू रुयान ने इतना बोला ही था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। उसने झटके से ऊपर देखा, उसकी नजरें मेरी मुस्कुराती आंखों से मिली और वो हकलाने लगी, भाई ली, भाई ली। मैं मुस्कुराया, अरे घबराओ मत, मैं अब यहां का मैनेजर नहीं हूं, मुझे बस एक आम कस्टमर समझो। फिर भी उसने बड़ी तमीज से पूछा, ठीक है भाई ली, आप कितने दिन रुकने वाले हो? 3 दिन। इन 3 दिनों में मैं कोई नया कमरा ढूंढ लूंगा। अगर बात नहीं बनी तो कहीं और हाथ पैर मारूंगा। रहने की कोई न कोई जगह तो मिल ही जाएगी। एंट्री वगैरह पूरी करने के बाद मैंने कमरे की चाबी ली और जैसे ही जाने लगा, अचानक रुक गया और फ्रंट डेस्क की तरफ मुड़कर जू रुयान से बोला, वैसे इस तरह काउंटर पर सोने से तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। बाजार से एक छोटा तकिया खरीद लो, सोने में ज्यादा आराम रहेगा। ये सुनकर जू रुयान चौंक गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिन भर की इस भागदौड़ और सामान ढोने से मैं बुरी तरह थक चुका था, इसलिए नरम बिस्तर पर लेटते ही मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि सीधे सुबह ही आंख खुली।
अगली सुबह मैं एकदम फुल एनर्जी के साथ नीचे आया और जैसे ही काम पर जाने लगा, रास्ते में लियू रुयान से मेरी सीधी टक्कर हो गई। लियू रुयान मुझे वहां देखकर काफी हैरान हुई। अरे, तुम आज इतनी जल्दी आ गए, मैंने मजे से कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम भी? लियू रुयान ने अपने हाथ सीने पर बांधे, अपना सुंदर चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और शक भरे लहजे में पूछा, वैसे तुम इतनी सुबह सुबह यहां होटल के अंदर क्या कर रहे हो? अरे, मैं कल रात इसी होटल में रुका हुआ था, मैंने सीधे सीधे बता दिया। क्या? ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम बदल गया और उसने मुझे बेहद घटिया और नफरत भरी नजर से देखा। छी, तुम सुधरोगे नहीं, नीच इंसान। इतना कहकर उसने गुस्से में अपने लंबे बाल झटके, अपना बैग संभाला और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैं वहीं का वहीं बुत बना खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है और वो इतना क्यों भड़क गई। लियू रुयान गुस्से में अपने दफ्तर के अंदर गई और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। जैसे जैसे वो सोच रही थी, उसका गुस्सा और भड़कता जा रहा था। अभी यहां आए इसे कुछ ही दिन हुए हैं और इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। कल रात को जनाब ने होटल में कमरा बुक किया था, पता नहीं किस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। लियू रुयान ने दिमाग दौड़ाया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहीं वो रिसेप्शनिस्ट जू रुयान तो नहीं थी? लियू रुयान को अब हल्का सा एहसास होने लगा था कि वो सच के काफी करीब पहुंच रही है। जब से उसने यहां ज्वाइन किया था, उसने होटल के स्टाफ की काफी कुंडली निकाल ली थी। जू रुयान नाम की उस रिसेप्शनिस्ट को खुद उसी ने नौकरी पर रखा था। अब उसे शक हो रहा था कि उन दोनों के बीच पहले से ही कोई चक्कर चल रहा था। छी, इस ली यी की पसंद कितनी घटिया है, लियू रुयान ने चिढ़कर मुंह बनाया। उस लड़की का फिगर भी मेरे जैसा अच्छा नहीं है और न ही वो इतनी खूबसूरत है। ज्यादा से ज्यादा वो दिखने में बस ठीक ठाक है। पता नहीं इस कमबख्त को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसकी तरफ खिंचा चला गया। तभी दफ्तर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। लियू रुयान ने तुरंत खुद को संभाला और अपने चेहरे पर एक फॉर्मल सी मुस्कान ले आई। दरवाजा खुला और मैंने बड़ी सावधानी से अपना सिर अंदर घुसाया। मैडम लियू काफी बिजी लग रही हैं। मुझे देखते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम उतर गया और उसने अपनी वो बनावटी मुस्कान बनाए रखने की तकलीफ भी नहीं उठाई। यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लियू रुयान ने रूखे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। मैं दबे पांव अंदर घुस गया और चुपके से पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर सीधे लियू रुयान की टेबल के पास पहुंच गया। अरे, हुआ क्या? किसने तुम्हारा मूड खराब किया है? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी थोड़ा हंस सकूं। लियू रुयान ने मुझे गुस्से से घूरा और सीधे पूछा, क्या तुम कल रात को अच्छे से सोए? मैं थोड़ा चौंक गया। लियू रुयान को अचानक मेरी नींद की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। फिर मैंने खुश होते हुए मजे से कहा, अरे पूछो मत, बहुत ही शानदार नींद आई और बिस्तर तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा नरम था, मजा आ गया। नरम? मजा आ गया? बस ये सुनना था कि पलक झपकते ही लियू रुयान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से बौखला गई। यहां से तुरंत बाहर निकलो, अभी के अभी। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। कुछ सेकंड पहले ही वो कितनी प्यार से मेरी नींद के बारे में पूछ रही थी और अब अचानक उसका चेहरा इतना बदल गया। लियू रुयान की आंखों में साफ खून उतरा हुआ देखकर मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा, जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। मुझे भागते हुए देखकर लियू रुयान खिड़की से बाहर आसमान की तरफ घूरती रही और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, कितना गिरा हुआ इंसान है। मैं उखड़े हुए मूड के साथ सीधा एडमिन डिपार्टमेंट गया और वहां के हेड से मिला। वो मुझे देखते ही बोले, शाओली, मैंने सुना है कि तुम कल रात को होटल में ही सोए थे। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब क्या करूं यांग भाई, मकान मालकिन ने कमरा खाली करवा दिया और मुझे रहने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए जब तक नया कमरा नहीं मिलता तब तक ऐसे ही एक एक दिन का गुजारा करना पड़ेगा। एडमिन हेड ने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ बैठता हूं। मैं देखता हूं कि क्या स्टाफ हॉस्टल में तुम्हारे लिए कोई जगह खाली हो सकती है। मैं बहुत आभारी हुआ। थैंक यू यांग भाई, मैं अब काम पर निकलता हूं। जब मैं होटल में सफाई कर रहा था तभी एडमिन हेड यांग महाप्रबंधक के ऑफिस में पहुंचे। केबिन के अंदर कदम रखते ही उन्हें माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। लियू रुयान ने फाइलें साइड में रख दी। उसका सुंदर चेहरा एकदम कड़क हो गया और उसने पूछा, मैनेजर यांग, कोई काम था? मैनेजर लियू, दरअसल बात यह है, एडमिन हेड ने बड़ी तमीज से जवाब दिया। हाल ही में हमारे होटल के कुछ कर्मचारियों को रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन हॉस्टल में एक भी बेड खाली नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि हॉस्टल के पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम को थोड़ा ठीक करवा दिया जाए, वहां आराम से 3 बेड और लग सकते हैं। लियू रुयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, आप इसका बंदोबस्त करवा दीजिए। स्टाफ के रहने का इंतजाम तो सबसे पहले होना ही चाहिए। एडमिन हेड ने थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहा, मैनेजर लियू बिल्कुल सही कह रही हैं, वरना हमारे होटल के स्टाफ का हर दिन होटल के कमरों में रहना ठीक नहीं लगता। स्टाफ होटल के कमरों में रह रहा है? लियू रुयान चौंक गई। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, आप किस कर्मचारी की बात कर रहे हैं? एडमिन हेड अचानक सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उनके दिमाग में आया कि शायद लियू रुयान और मेरे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी तो उसने मुझे पहले ही दिन सुपरवाइजर से हटाकर सीधे सफाई में डाल दिया।
एडमिन हेड को इस तरह हिचकिचाते देखकर लियू रुयान ने और कड़े लहजे में सवाल दाग दिया। एडमिन हेड ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ठीक है, देखा जाएगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैम, मैं ली यी की बात कर रहा हूं, वही फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर जिसे आपने पहले दिन डिमोट किया था। ये सुनते ही लियू रुयान की भौहें शक और हैरानी से और सिकुड़ गईं। एडमिन हेड की बात सुनकर लियू रुयान की भौहें उलझन से सिकुड़ गईं। वो सोचने लगी कि क्या इसके पास कोई किराए का कमरा नहीं था, इसके पास रहने की जगह क्यों नहीं है। हालांकि एडमिन हेड यांग लियू रुयान की इस गहरी दिलचस्पी को समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने तसल्ली से उसे पूरी बात बता दी। ये सब सुनकर लियू रुयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। फिर उसने हाथ के इशारे से एडमिन हेड को जाने के लिए कहा। एडमिन हेड ने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा, जल्दी से केबिन से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। अब लियू रुयान अंदर ही अंदर खुशी से गुनगुना रही थी। उसके होठों पर अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा था। इसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए ये बेचारा होटल में रुका हुआ है। लेकिन अचानक लियू रुयान की वो मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। नहीं यार, होटल में तो न जाने कैसी कैसी खूबसूरत लड़कियां आती जाती रहती हैं। अगर किसी दिन इसका ईमान डोल गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद लियू रुयान ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो पापा, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, थोड़ी मदद चाहिए। तभी फोन के दूसरी तरफ से उसके पापा की एक हंसमुख और जोरदार आवाज सुनाई दी। हा, आखिरकार तुम्हें अपने पापा की याद आ ही गई और मदद मांगने फोन कर दिया, वरना मैडम तो खुद के दम पर सब कुछ करने की कसमें खाकर निकली थी ना। ये सुनकर लियू रुयान ने झेपते हुए जमीन पर अपना पैर पटका। अरे पापा, ऐसा नहीं है, मुझे याद आया कि अपनी उस शराब की दुकान के पास आपका एक फ्लैट है ना। मिस्टर लियू ने थोड़े अचरज से पूछा। हाँ है तो, पर बात क्या है बेटा? लियू रुयान ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। पापा, वो फ्लैट मुझे दे दीजिए ना। ये सुनकर मिस्टर लियू सच में चौंक गए। क्या तुम सच में मेरी वही स्वाभिमानी बेटी हो? तुमने घर से निकलते वक्त खुद का खर्च उठाने का वादा किया था ना, फिर आज क्या हुआ? ये सुनकर लियू रुयान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने डरते डरते अपना सिर झुकाया और झूठ बोलते हुए कहा, दरअसल पापा, मेरी एक सहेली है जिसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वैसे भी वह फ्लैट खाली पड़ा है, तो क्यों ना हम उसे दे दें। लियू रुयान को अपने पिता से झूठ बोलकर बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला था, और आज वो मेरे लिए अपने पापा से सरासर झूठ बोल रही थी। मिस्टर लियू ने एक पल सोचा और बोले, चलो ठीक है, चूंकि वो फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था, तो तुम खुद तय कर सकती हो कि उसका क्या करना है। जाओ, अपने चाचा से जाकर चाबियां ले लो। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। लियू रुयान ने बड़ी खुशी से फोन काट दिया। उधर मिस्टर लियू को थोड़ा शक होने लगा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, दाल में कुछ काला है, पक्का वहां कोई चक्कर चल रहा है। चाबियों की बात पक्की होते ही लियू रुयान सीधे अपने चाचा के घर गई और चाबियां ले आईं। जब वो वापस होटल लौटी तो अपने हाथ में उन चाबियों को देखकर अचानक वो एक गहरी सोच में डूब गई। आखिर मैं उसकी इतनी मदद क्यों कर रही हूं? अब तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम साथ भी नहीं है, फिर भी मैं अब तक उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूं? लियू रुयान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। फिर अचानक उसने खुद को एक झूठी तसल्ली दी और समझ गई, हाँ, पक्का यही बात होगी। मुझे जरूर इस बात का डर सता रहा होगा कि अगर उसके पास रहने का ठिकाना नहीं होगा तो उसका ध्यान भटकेगा और उसके काम पर असर पड़ेगा, और अगर स्टाफ ढंग से काम नहीं करेगा तो मेरी कंपनी का नुकसान होगा। लियू रुयान ने खुद ही अपनी बात पर कड़ाई से सिर हिलाया। उसने अपने इस लॉजिक को बिल्कुल सही माना और खुद को यकीन दिला दिया कि वो कोई पुराना प्यार नहीं जगा रही है, बल्कि उसे तो सिर्फ अपनी कंपनी के भविष्य की चिंता है। खुद को समझाने के बाद उसने तुरंत एडमिन हेड यांग को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजते ही बेचारे यांग भाई के तो तोते उड़ गए। अरे यार, अब ये मैडम लियू फिर से कौन सा नया हुक्म सुनाने वाली हैं? कहीं इनका मूड तो नहीं बदल गया? उन्होंने बेबसी से एक ठंडी सांस भरी। हे भगवान, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूं। फिर वो घबराते हुए जनरल मैनेजर के ऑफिस की तरफ भागे। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर लियू रुयान ने तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव बदले, खुद को शांत किया और बोली, अंदर आ जाइए। यांग भाई बड़ी सावधानी से दबे पांव अंदर आए। अपने दोनों हाथ नीचे बांधकर बड़ी दबी आवाज में पूछा, मैनेजर लियू, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? तभी अचानक लियू रुयान ने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे जोर से टेबल पर दे मारा। यांग भाई की तो आंखें फटी की फटी रह गईं और वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। उनका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। हालांकि उन्होंने मन ही मन अपनी नौकरी और जान जाने के 100 तरीके सोच लिए थे, लेकिन तभी लियू रुयान ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और चुपचाप टेबल पर एक चाबी रख दी। ये देखकर यांग भाई बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या माजरा है। ये सब देखकर एडमिन हेड यांग भाई बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और हिचकिचाते हुए पूछा, मैनेजर लियू, ये क्या माजरा है? लियू रुयान ने बड़े एटीट्यूड में अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। क्यों, तुमने ही तो कहा था कि ली के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है।
ये एक आलीशान फ्लैट की चाबी है, उसे दे देना, मैं तुम्हें बाद में वहां का पूरा पता मैसेज कर दूंगी। जी ठीक है। यांग भाई ने हाँ में सिर तो हिला दिया, पर तभी अचानक उनके दिमाग में कोई बात कौंधी और वो पूरी तरह हैरान रह गए। मैनेजर लियू भलाली यी को इतना बड़ा फ्लैट क्यों देंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि ली यी का वो मर्दों वाला किलर लुक मैडम के दिल को भा गया हो? तभी अचानक यांग भाई के दिमाग में एक फिल्मी सीन दौड़ गया। एक चमचमाते हुए आलीशान कमरे में लियू रुयान सोफे पर महारानी की तरह शान से बैठी है और मुस्कुराते हुए ली यी की ठुड्डी पर उंगली रखकर कह रही है, ली, तुम ये नौकरी खोना नहीं चाहते, है ना? ये सब सोचते सोचते यांग भाई अनजाने में ही पागलों की तरह मुस्कुराने लगे। क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? अचानक लियू रुयान की एक कड़क और ठंडी आवाज ने यांग भाई को हकीकत में वापस ला पटका और उनके ख्याली पुलाव को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उन्होंने घबराकर अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं। लियू रुयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यांग भाई के चेहरे के हाव भाव देखकर उसे साफ लग रहा था कि ये बंदा पक्का कुछ अजीब ही सोच रहा था। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोली, एक और बात, ली यी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये फ्लैट मैंने उसके लिए दिया है। बस उससे कह देना कि ये तुम्हारा खुद का घर है। यांग भाई ने पूरी वफादारी से अपनी छाती थपथपाई और भरोसा दिलाया कि काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लियू रुयान ने तसल्ली से सिर हिलाया। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद यांग भाई सोचे बिना नहीं रह सके। भाई साहब, इस ली यी की किस्मत तो आसमान छू रही है, इसका भविष्य एकदम उज्ज्वल है। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और झटपट मुझे कॉल घुमा दिया। इसके बाद हम दोनों बताए गए पते पर उस अपार्टमेंट में पहुंचे। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर घुसे, 9 बेडरूम और 3 लिविंग रूम वाले उस महल जैसे अपार्टमेंट को देखकर हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम पूरी तरह दंग रह गए। मैंने अपना सिर खुजलाया। यांग भाई, यही वो छोटा सा फ्लैट है जिसके बारे में आप दफ्तर में बात कर रहे थे। यांग भाई ने हड़बड़ाकर अपने माथे का पसीना पोंछा। उनके खुद के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं और उन्होंने जबरदस्ती चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे हाँ, ये फ्लैट तो छोटा ही होना चाहिए, है ना? हालांकि यांग भाई ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहे थे, लेकिन मन ही मन वो मुझे कोस रहे थे। छोटा? धिक्कार है भाई, इसका तो सिर्फ वॉशरूम ही मेरे पूरे घर से बड़ा है। मैं तो ये सब देखकर तुरंत निराश हो गया। सोचने लगा कि चाहे मैं पूरी जिंदगी गधों की तरह काम कर लूं, शायद दिल्ली में इतने बड़े फ्लैट का किराया भी न चुका पाऊं, और यहां यांग भाई इसे छोटा अपार्टमेंट बता रहे थे। मैंने बिल्कुल सपाट चेहरे से कहा, भाई यांग, तुम तो सीधे कीमत बताओ ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। यांग भाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, सिर्फ 500 रुपये महीना। 500 रुपये? मैंने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। भाई साहब, इस जमाने में इतना सस्ता कमरा कैसे हो सकता है? यांग भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको चूना नहीं लगा सकता। क्या आप थोड़ा और किराया बढ़ा सकते हैं? अरे कोई जरूरत नहीं है भाई, मकान मालिक ने खुद 500 रुपये कहा है तो 500 रुपये ही सही। वैसे भी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यांग भाई ने मुझे समझाते हुए कहा। फिर उन्होंने मेरे हाथ में चाबियां थमा दी और बोले, कागजात पर दस्तखत हम कल कर लेंगे, तुम चाहो तो अभी से वहां जाकर रह सकते हो। मैं भी मौकों को हाथ से गंवाने वालों में से नहीं हूं, इसलिए मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसी दिन मैंने फिर से सामान ढोने वाली कंपनी को फोन घुमाया और अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर इस नए वाले फ्लैट में ले आया। उसी शाम लियू रुयान को भी रिसेप्शन से मैसेज मिल गया कि मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। ये खबर सुनते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह सुबह एक तीखी और जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। क्या हुआ? क्या आफत आ गई? सुरुखसुए अभी भी आधी नींद में आंखें मलती हुई भागकर कमरे में आई। रुखसुए, जरा इधर देखो। लियू रुयान ने शीशे के सामने अपनी गोरी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई और एक बहुत ही बारीक, मुश्किल से दिखने वाले छोटे लाल बिंदु की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, मुझे सच में एक फुंसी हो गई है। सुरुखसुए ने बेमन से एक ठंडी सांस भरी। धत्त तेरे की, मुझे लगा पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। ये तो बस एक छोटी सी फुंसी है, 2-4 दिनों में अपने आप गायब हो जाएगी। उस छोटे से दाने को देखकर लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह उतर गया। सच तो ये था कि उसकी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब उसे चेहरे या गर्दन पर कोई फुंसी हुई थी। तभी अचानक उसके शातिर दिमाग में एक बात आई। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से वो ली ये मुझे इतना तंग कर रहा था जिससे मेरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया और ये फुंसी निकल आई? ये सोचते ही लियू रुयान का पारा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो गुस्से से पैर पटकती हुई बुदबुदाने लगी, ली बच्चे, तुम बस ऑफिस आओ, आज तो तुम गए काम से। छी, मैंने अपनी नाक रगड़ी। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे दिल में एक अजीब सी इच्छा हुई कि काश मैं उसी के बारे में सोचूं। फिर मैं अपना सिर झुकाए सीधा क्लिनिक की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर पहुंचा मैंने देखा कि लियू रुयान मुझसे 2 कदम आगे आगे चल रही है।
मैं तुरंत अलर्ट हो गया, चेहरे पर एक बढ़िया सी मुस्कान चिपकाई और उसके पास जाके बोला, गुड मॉर्निंग मैनेजर लियू। मेरा ये हंसता हुआ चेहरा देखकर लियू रुयान की भौहें तन गईं। वो तुरंत 2 कदम पीछे हटी और कड़क आवाज में बोली, अब से मुझसे पूरे 2 हाथ की दूरी बनाए रखना। ये सुनकर मैं 1 सेकंड के लिए सन रह गया। अरे पर क्यों? तभी लियू रुयान ने अपनी छोटी सी मुट्ठी हवा में उठाई और बोली, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें एक जोरदार घूंसा मारने से खुद को रोक न पाऊं। यह देखकर मैं डर के मारे थोड़ा घबरा गया। अरे बाबा ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुमसे पूरी दूरी बनाए रखूंगा। लियू रुयान ने तसल्ली से अपना सिर हिलाया। तभी लिफ्ट आ गई और वो अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस गया और फ्लोर का बटन दबाने लगा। मैंने तुमसे अभी अभी दूर रहने के लिए नहीं कहा था क्या? लियू रुयान ने रूखेपन से डांटते हुए कहा। मैंने बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। नहीं मैम, देखो मैं तो लिफ्ट के बिल्कुल कोने में खड़ा हूं और वैसे भी मुझे काम के लिए देर हो रही है। अगर तुम मेरी सैलरी नहीं काटने की गारंटी दो तो मैं अभी बाहर निकल जाता हूं और अगली लिफ्ट का इंतजार कर लेता हूं। लियू रुयान ने अकड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मैं चुपके से तिरछी नजरों से उसे ही निहारने लगा। तभी अचानक मेरी तेज नजरों ने कुछ नोटिस किया। अरे क्या तुम्हारे चेहरे पर कोई फुंसी निकल आई है? मेरा इतना बोलना था कि मानो पूरी लिफ्ट में टाइम ठहर गया और माहौल एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लियू रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी छाती गुस्से के मारे बेकाबू होकर ऊपर नीचे होने लगी और उसकी आंखों में साफ खून उतर आया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ली, तुम्हें जब तक चैन नहीं मिलता ना, जब तक तुम दिन में एक बार मुझे तगड़ा गुस्सा न दिला दो। उसका ये रूप देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर के मारे 2 कदम और पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचकर चिंतित था। बोलते बोलते मेरी निगाहें पूरी तरह लियू रुयान के हाथ पैरों पर टिकी थीं कि कहीं ये अचानक मुझ पर हमला न कर दे और मुझे अपनी रक्षा खुद करनी पड़े। तभी भगवान की दया से लिफ्ट का दरवाजा खुला और पलक झपकते ही लियू रुयान ने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया। मैंने बड़े शरीफों की तरह हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, पहले आप जाइए मैम। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो रहा था। वो चुपचाप पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। उसके जाते ही मैंने चैन की लंबी सांस ली और खुद भी लिफ्ट से बाहर आई। हम दोनों अलग अलग रास्तों पर जाने ही वाले थे कि अचानक लियू रुयान ने पीछे से आवाज लगाई, ली तुम रुको। मैंने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर देखा और तभी अचानक एक बड़ा सा काला साया मेरी आंखों के सामने आया। धमाक! लियू रुयान ने अपना भारी भरकम हैंडबैग उठाया और पूरी ताकत से मेरे ऊपर भांज दिया। मम्मी रे! मैं दर्द के मारे चीख पड़ा और अपना माथा पकड़कर मेरा चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। ये औरत सच में बड़ी डेंजरस है यार। अपना पूरा गुस्सा मुझ पर निकालने के बाद लियू रुयान के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। फिर उसने गर्व से अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और अपनी लंबी लंबी टांगों से मटकती हुई खुशी खुशी आगे बढ़ गई। मैंने दांत पीसते हुए लियू रुयान की उस घमंडी पीठ को घूरा और मन ही मन उससे बदला लेने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैंने बदला लेने का इरादा टाला और पहले काम पर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरे होश उड़ गए। एक बड़ा सा चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आकर सटा हुआ था। गौर से देखा तो मेरी जान में जान आई। अरे यांग भाई, आप तो मुझे इतना डरा रहे हैं कि मेरी जान ही निकल जाएगी। एडमिन हेड यांग भाई ने बड़े गंभीर होकर पूछा, छोटे ली, क्या तुम अभी बहुत ज्यादा खोए खोए से महसूस कर रहे हो? खोया हुआ? भाई साहब, सचमुच बहुत ही भयंकर कंफ्यूजन में हूं। मैंने हैरानी से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग भाई मेरे दिल की बात इतनी जल्दी समझ जाएंगे। आखिर मेरी बॉस मेरी वही पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, ये अजीब किस्मत टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरा दिमाग घुमा हुआ होना बिल्कुल पक्का था। यांग भाई मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने दफ्तर की तरफ खींचने लगे। खोया हुआ महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल बात है भाई, इधर आओ, तुम्हारा यांग भाई तुम्हें एकदम अच्छे से समझाएगा। अब उस एक्साइटेड यांग भाई को देखकर मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा कि उन्होंने मुझे इतनी कम कीमत पर सिर्फ 500 रुपये में इतनी आलीशान जगह किराए पर दे दी, कहीं इस आदमखोर का कोई गुप्त मकसद तो नहीं है। पल भर में मेरे दिमाग में कई तरह के ऊट पटांग और समझ से परे विचार दौड़ने लगे। पल भर में मेरे दिमाग में कई परेशान करने वाली बातें घूमने लगीं और मैं कांप उठा। मेरा सिर भारी हो गया। यांग जी अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठी थीं और 2 कप चाय डालते हुए मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, बैठ जाओ, यहां शर्माओ मत। बैठने से पहले मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सावधानी से थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने मुझसे पूछा, शाओली, तुम किसी के सहारे जीने के बारे में क्या सोचते हो? मैंने बिना कुछ समझे बस पलकें झपकाईं। वो ऐसी बात क्यों कर रही थीं? फिर यांग जी के चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या यह मैनेजर यांग का इशारा था कि मुझे उन्हें अपना लेना चाहिए और उनके सहारे रहना चाहिए? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और मुझे लगा कि इस बात को साफ करना जरूरी है, क्योंकि मैं किसी के टुकड़ों पर पलने की बात को सोच भी नहीं सकता था। मैंने दृढ़ता से कहा,
मैनेजर यांग, मेरा मानना है कि चीन के एक होनहार युवा के रूप में आपको खुद की सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए। पैसों की मदद के लिए किसी महिला पर निर्भर रहने की यह बिना महत्वाकांक्षा वाली सोच बिल्कुल गलत है। यांग जी ने सिर हिलाकर युवा के रूप में आपको खुद की सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए। पैसों की मदद के लिए किसी महिला पर निर्भर रहने की यह बिना महत्वाकांक्षा वाली सोच बिल्कुल गलत है। यांग जी ने सिर हिलाकर बात टाल दी और बोली, शाओली, यहां सिर्फ हम दोनों हैं, तुम खुलकर बोल सकते हो। मैंने गहरी सांस ली और इंटरनेट से सीखा हुआ एक रटा रटाया जवाब दिया कि हाँ, ये सफलता का शॉर्टकट है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पैसों के लिए किसी महिला पर निर्भर रहना वाकई एक शॉर्टकट है। हालांकि यांग जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस शॉर्टकट में कई पेचीदगियां हैं। क्या तुम जानते हो कि हमें एक तेज तर्रार और मजबूत महिला से कैसे निपटना चाहिए? ये सुनकर मैं गहराई से सोचने लगा और मुझे अपनी मजबूत इरादों वाली पूर्व प्रेमिका लियू रुयान की याद आ गई। जब भी मैं उससे मिलता था, ऐसा लगता था कि हमें तेज तर्रार महिलाओं के सामने झुकना सीखना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सरासर गलत था। आंख बंद करके झुक जाने से महिलाएं केवल अपनी भड़ास निकालेंगी, समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। फिर यांग जी ने गंभीरता से कहा, शायद तुमने ये नहीं सोचा कि महिलाएं इतनी सख्त क्यों दिखाई देती हैं। आखिरकार उनका ये रूप सिर्फ एक दिखावा होता है। किस लड़की में हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं होता? कौन किसी पुरुष की बाहों में छिपकर उसकी सुरक्षा का एहसास नहीं करना चाहती? इसलिए जब किसी मजबूत महिला का सामना हो तो हमें उनसे भी अधिक मजबूत और दृढ़ होना चाहिए, जिससे उन्हें सुरक्षित महसूस हो। यही एक मजबूत महिला से निपटने का सही तरीका है। यांग जी की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी, मानो वो कोई देवी हों। इसमें कोई हैरत नहीं कि लियू रुयान हमेशा मुझे नापसंद करती थी और बार बार नखरे दिखाती थी। असली समस्या यही थी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। मैं ली कभी हार नहीं मानूंगा। मैं एक दिन लियू रुयान को अपनी ताकत का एहसास जरूर कराऊंगा। अगले दिन मैं पूरे जोश के साथ रसद विभाग पहुंचा। कुछ अधेड़ उम्र की महिलाओं ने मेरी ओर देखा और फिर आपस में कानाफूसी करने लगीं। एक बोली, अरे सुना क्या, वित्त विभाग की एक लड़की ने आज इस्तीफा दे दिया। मैंने उसे रोती आंखों से जाते हुए देखा। तुम लोगों को पता नहीं है ना, यह सब वित्त प्रबंधक की करतूत है। उसने उस लड़की से झूठ बोला कि वो कुंवारा है और आखिरकार उसे धोखे में रखकर उसका इस्तेमाल किया। बाद में उसकी पत्नी को पता चल गया और उसने उस लड़की की खूब पिटाई की। सुनने में आया है कि उसे जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। ये सुनकर मेरी भौहें तन गईं। ये सुनकर मैंने अपनी गहरी भौहें चढ़ा लीं और अचानक पूछा, अगर ये सब सच है तो तुम लोगों ने इसकी शिकायत सीधे ऊपर बॉस से क्यों नहीं की? हमारी नई जनरल मैनेजर काफी समझदार और चतुर है। अरे शाओली, तुम भी कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे जैसा एक मामूली कर्मचारी इतनी आसानी से जनरल मैनेजर से मिल सकता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरे चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मैं उस फाइनेंस मैनेजर से पहले भी मिल चुका था। ऊपर से तो वो बड़ा हंसमुख, शरीफ और मिलनसार लगता था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पर्दे के पीछे इतना बड़ा अय्याश और भ्रष्ट निकलेगा। तभी एक बुजुर्ग आंटी ने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोली, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस फाइनेंस मैनेजर ने कंपनी के खातों में बहुत बड़ी हेराफेरी की है, लाखों का गबन किया है। ये सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये आदमी तो बिल्कुल ही गिरा हुआ निकला। वो सिर्फ एक अय्याश बदमाश ही नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा गद्दार और धूर्त था। थोड़ी देर बाद मैं वहां से उठा और सीधे एडमिन डिपार्टमेंट में गया, जहां मुझे यांग फिंग भाई मिले। मैंने कहा, यांग भाई, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? यांग भाई से उस लड़की का नंबर लेने के बाद मैं दफ्तर के एक सुनसान कोने में गया और उसे फोन घुमा दिया। थोड़ी देर घंटी जाने के बाद फोन पर एक सहमी हुई और हिचकिचाती हुई आवाज आई, हेलो। एक पूर्व फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर होने के नाते होटल में मेरी साख और प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। मैंने भारी आवाज में कहा, हेलो, मैं ली बोल रहा हूं। वो लड़की थोड़ी हिचकिचाई, फिर शक भरे लहजे में पूछा, मैनेजर ली, आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने बिना कोई बात घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और उस मैनेजर को सबक सिखा सकता हूं। चलो कहीं बाहर मिलते हैं। आधे घंटे बाद एक लड़की खुद को पूरी तरह कपड़ों में लपेटकर उस कैफे में आई। तुम यू लिंग ही हो ना? मैंने पूछा। जी हां। यू लिंग ने घबराकर चारों तरफ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा है तो उसने धीरे धीरे अपनी टोपी, स्कार्फ और मास्क हटाया। मास्क हटते ही उसका जो चेहरा सामने आया वो बहुत ही बुरी और रोतड़ू हालत में था। मैंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब सुन लिया है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास उस फाइनेंस मैनेजर की इस काली करतूत का कोई पक्का सबूत है? यू लिंग एक पल के लिए हिचकिचाई। मैनेजर ली, क्या आप सचमुच मेरी मदद कर पाएंगे? वो बहुत पावरफुल है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
वैसे नई मैनेजर लियू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यू लिंग ने एक सेकंड सोचा। वो बहुत काबिल और खूबसूरत हैं, लेकिन होटल में चर्चा है कि वो आपसे कोई पुरानी दुश्मनी रखती हैं और आते ही आपको डिमोट कर दिया। ये सुनकर मैं मन ही मन हंसा और बोला, अरे जो तुम देख रही हो वो तो सिर्फ ऊपर का दिखावा है। असल में ये मैनेजर लियू की सबको गुमराह करने और कंपनी के भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथों पकड़कर बाहर निकालने की एक सोची समझी चाल है। वरना तुम खुद सोचो, फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर की पोस्ट से मुझे हटाने के बाद अभी तक मेरी जगह किसी और को क्यों नहीं रखा गया? क्या ये मेरी और मैनेजर लियू की मिलीभगत नहीं है? यू लिंग ये सुनकर दंग रह गई। उसने देखा कि मेरा चेहरा बिल्कुल गंभीर था और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, तो वो थोड़ी शांत हुई और मुझ पर भरोसा करके बोली, मुझे पता है कि उसके घर की दूसरी मंजिल पर एक गुप्त तिजोरी है। उसका पासवर्ड 9438 है। उस तिजोरी के अंदर कंपनी के पैसों के गबन और दूसरे काले कारनामों के सारे पक्के सबूत मौजूद हैं। ये सुनते ही मैंने अपनी भौहें चढ़ा लीं। चलो ठीक है, लेकिन जब तक ये सब मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तुम अकेली मत रहना। बेहतर होगा कि तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ ही रहो, समझी? ये सुनकर यू लिंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। मैं समझ गई। मैं अभी अपनी एक बहुत पक्की सहेली के फ्लैट पर रह रही हूं। उसे भनक भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। चलो, कम से कम ये लड़की उतनी भी बेवकूफ नहीं थी। अपना सेफ हाउस ढूंढ लिया था। यू लिंग को कैफे से विदा करने के बाद मेरे मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थीं। हम दोनों ने कॉफी शॉप में काफी लंबी बात की थी और ज्यादातर बातें उस कमबख्त फाइनेंस मैनेजर की लंका लगाने के बारे में ही थीं। मैं खुद को कोई बहुत बड़ा दूध का धुला या संत इंसान नहीं मानता, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से ही इंसाफ और न्याय की एक तगड़ी भावना रही है। बाद में मैंने लियू रुयान को फोन मिलाकर वो सब कुछ बता दिया जो मुझे पता चला था, और इस तरह उस पहले दिन से शुरू हुई दुश्मनी, जब उसने मुझे डिमोट किया था, अब इस होटल के सबसे बड़े घोटालेबाज को बेनकाब करने के एक सीक्रेट मिशन में बदल चुकी थी। ऑफिस में लियू रुयान मुझे लगातार घूर रही थी। सबसे पहले, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आंखें बनो। तुम्हारी आंखें? मैं एकदम चौंक गया। फिर मैंने नासमझी में सावधानी से हाथ बढ़ाकर लियू रुयान की आंखों को छुआ। क्यों, क्या तुम अंधी हो गई हो? ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूं कि तुम होटल के अंदर रहकर ये पता लगाने में मेरी मदद करो कि कौन कौन से विभाग ठीक से काम कर रहे हैं और कहां गड़बड़ी है। ओह, अब मैं समझा। तुम्हारा मतलब उन भ्रष्ट और बुरे लोगों को ढूंढने से है। मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कंपनी में इतने सारे बड़े विभाग होते हुए भी तुमने मुझे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ही क्यों भेजा? लियू रुयान हल्की सी मुस्कुराई। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि लॉजिस्टिक्स विभाग की उन गप्पे लड़ाने वाली आंटियों के पास जासूसी का कौन सा जादू है। तभी अचानक लियू रुयान फिर बोली, ली, क्या तुम लियू लियांग को जानते हो? असल में वो इतने सालों से कंपनी की पीठ पीछे कुछ बहुत गलत काम कर रहा है। बोलते बोलते उसने मुझे एक पूरी फाइल थमा दी और बताया कि इसमें उसकी जांच के कुछ पक्के सबूत हैं और उसने कंपनी के पैसों का बहुत बड़ा गबन भी किया है। मैंने उस फाइल को हाथ में लिया और पन्ने पलटते हुए ध्यान से पढ़ने लगा। हर पन्ने के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा, साला आस्तीन का सांप तो यहीं छुपा बैठा है। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इस घोटालेबाज से बदला लेकर ही रहूंगा, भले ही मेरे पास लियू रुयान वाले सबूत न भी होते। तभी अचानक कोई दफ्तर के अंदर आया और मेरे ठीक सामने आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक नकली और दोस्ताना मुस्कान थी। छोटे ली, मैंने सुना है कि तुम अभी अभी कॉफी शॉप में मेरे एक पुराने कर्मचारी से मिलकर आ रहे हो। मैंने बिना कोई भाव दिखाए बस शांति से सिर हिला दिया। मेरे ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि वही भ्रष्ट फाइनेंस मैनेजर लियू लियांग बैठा था। मुझे इस तरह चुप देखकर लियू लियांग ने धीरे से अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर मेरे सामने खिसका दिया। लिटिल ली, जरा सच सच बताओ, उस लड़की ने तुमसे क्या क्या कहा? क्या उसे हमारे बारे में कुछ पता चल गया है? लियू लियांग की ये घूस देने वाली बात सुनकर मुझे अचानक जोर से हंसी आ गई, क्योंकि मुझे उसकी ये हरकत बेहद हास्यास्पद लगी। मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई, मानो खुद को किसी गंदे दलदल से बाहर निकाल रही हूं। लोगों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और बेईमानी का रास्ता एक समान नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला था कि किसी व्यक्ति के नाम में तो अच्छा शब्द जुड़ा हो, लेकिन असल जिंदगी में उसमें अच्छाई का कोई गुण ना हो। मैंने साफ शब्दों में कहा, हाँ, मुझे सब पता है। ये सुनते ही लियू लियांग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और वो पूरी तरह बौखला गया। ली, तुम जानबूझकर अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। लियू लियांग का वो गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर मैंने टेबल से अपना फोन उठाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। ठीक है मैनेजर लियू, आप यहां से जा रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं जा रहे तो मैं बाहर निकलने से पहले इस केबिन का दरवाजा बंद कर दूंगा। इस समय लियू लियांग का चेहरा खिसियाहट और गुस्से से एकदम काला पड़ चुका था। उसने गुस्से में बगल वाली कुर्सी पर जोर से लात मारी और फिर मुझे आंखें दिखाते हुए घूरकर देखा। बेटा, तुम बस अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लियू लियांग की जाती हुई पीठ को देखकर पहले तो मैंने एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी
और फिर अपना फोन सीधा अपने चेहरे के सामने ले आया। फोन की स्क्रीन पर पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत लियू रुयान का नंबर डायल कर दिया। शायद उस घमंडी लियू लियांग को अंदाजा भी नहीं था कि मैं असल में लियू रुयान के लिए ही काम कर रहा हूं। ली यी, क्या हुआ? फोन उठते ही लियू रुयान की हैरान और एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। मैंने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैंने मैनेजर लियू लियांग के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लियू रुयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लियू रुयान ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, तुम अभी इस वक्त कहां पर हो? मैंने जवाब दिया, मैं अभी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ही हूं। और उधर लियू लियांग को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उसकी सारी असलियत पहचान गया हूं। क्या? उसे पता चल गया? ये सुनते ही लियू रुयान की आवाज अचानक थोड़ी नरम पड़ गई। वो खुद से ही कुछ बुदबुदाने लगी और उसकी आवाज थोड़ी कांप भी रही थी। तुम अभी वहीं रुको, मैं बस अभी आ रही हूं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, लियू रुयान ने तुरंत फोन काट दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने मजे से अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। इसे देखकर साफ लग रहा था कि लियू रुयान को आज भी मेरी कितनी परवाह है। पर क्या सच में कोई खतरा था? ठीक 2.5 मिनट बाद दफ्तर के दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। मैं अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया और बड़ी सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है बाहर? मैं हूं। बाहर से लियू रुयान की आवाज आई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही मैं कुंडी खोलने वाला था, अचानक मेरे हाथ रुक गए। मैंने मजे लेने के लिए पूछा, पहले ये बताओ, मेरा जन्मदिन कब आता है? लियू रुयान ने बेबसी से एक ठंडी सांस भरी। तुम्हारा जन्मदिन 13वें महीने की 32 तारीख को आता है। तुम वृषभ राशि के हो, तुम्हें फिल्में देखना पसंद है और कभी कभी एनिमे कार्टून भी देखते हो। इसके अलावा तुम्हें बैंगन से सख्त नफरत है और ज्यादा मीठी दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें तो बस हल्के स्वाद वाली चाय ही भाती है। लियू रुयान बिना सोचे समझे एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। उसे अपनी बातों की इस रफ्तार का अंदाजा भी नहीं हुआ। तब मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। मेरी आंखों में एक गहरी शरारत थी। मैडम, मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से अपने जन्मदिन के बारे में पूछा था। तुम इतनी सारी बातें क्यों बताने लगी? क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? ये सुनकर लियू रुयान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बात पलटी। ये सब तो मैंने बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए बोला है। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मुझे तुम्हारी कोई याद वाद नहीं आ रही। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैं अपना सामान लेने अंदर जाती हूं। जैसे ही वो मुड़ी, लियू रुयान के कोमल हाथ घबराहट के मारे भींच गए और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने मेरे बारे में एक ही बार में इतना सब कुछ क्यों उगल दिया। हालांकि उसने मेरे सामने बिल्कुल शांत रहने की कोशिश की थी, फिर भी दिल के जज्बात उसके मुंह से अनियंत्रित होकर बाहर निकल गए थे। मैं तो हक्का बक्का रह गया और लियू रुयान को बड़ी हैरानी से देखने लगा। भाई साहब, यहां क्या चल रहा था? उसका चेहरा अचानक बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल क्यों हो गया था? इससे पहले कि मैं कुछ और बोलकर उसके मजे लेता, लियू रुयान की आंखों में अचानक एक जानलेवा गुस्सा चमक उठा। मैंने तुरंत भांप लिया और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, अरे अरे, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो यहां से चलते हैं। आखिरकार वक्त का तकाजा यही था कि यहां दादागिरी दिखाने का कोई फायदा नहीं था, झुकने में ही भलाई थी। फिर हम दोनों चुपचाप बेसमेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ चल दिए। लियू रुयान ने अपनी कार की चाबियां निकाली और जैसे ही वो गाड़ी का लॉक खोलकर बैठने ही वाली थी कि अचानक सन्नाटे में तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते हाथों में मोटे मोटे लकड़ी के डंडे लिए 7-8 गुंडे सीधे हमारे सामने आकर खड़े